सास की कड़क आवाज कानों में पड़ी तो मीना ने कसमसा कर अंगड़ाई ली। अधखुली आंखों से देखा, आसमान पर अभी लाली छाई हुई है। सूरज अभी निकला नहीं है, पर माँ जी का सूरज अभी से सिर पर चढ़ आया है। ना उन्हें खुद नींद आती है और ना किसी और को सोने देती है। एक गहरी खीज सी उभर आई उसके चेहरे पर। परसों उसकी नींद जल्दी टूट गई थी। लेटे लेटे कमर दर्द कर रही थी। वह उठ गई और अपने लिए चाय बनाने लगी। खटर पटर सुनकर माँ जी की नींद टूट गई। बोल पड़ी, इतनी जल्दी क्यों उठ गई बहू? कौन सा लंबा चौड़ा परिवार है जिसके लिए तुम्हें खटना पड़ेगा? गुस्से से मीना का तन बदन सुलग उठा था। आखिर यह चाहती क्या है? जल्दी उठो तो मुश्किल, देर से उठो तो मुश्किल। बोलने का बहाना भर चाहिए इन्हें। अभी तो उसे यहाँ आए मुश्किल से 2 माह हुए हैं, पर लगता है कि मानो 2 युग ही गुजर गए हैं। अभी सूरज को वापस आने में पूरे 4 माह और हैं। कैसे कटेगा इतना लंबा समय? शुरू से ही संयुक्त परिवार के प्रति एक खास तरह की अरुचि सी थी उसके अंदर। माता पिता ने भी उसके लिए वर देखते समय इस बात का खास ख्याल रखा था कि लड़का चाहे 19 हो, पर वह माँ बाप से दूर नौकरी करता हो, उसे सास नंदों के साथ ना रहना पड़े। आखिर काफ़ी खोजबीन के बाद उसे इच्छा अनुसार सूरज का घर मिल गया था। सूरज का परिवार भी छोटा सा था, माँ बाप और छोटी बहन। वह घर से अलग दूसरे शहर में एक कॉलेज में अध्यापक था। सौम्य और सुदर्शन व्यक्तित्व वाले सूरज को सब ने पहली नज़र में ही पसंद कर लिया था। शादी के बाद मीना 8 से 10 दिन ससुराल रही थी। इन चंद दिनों में ही सबका थोड़ा बहुत स्वभाव उसके आगे उजागर हो गया था। बाबूजी गंभीर स्वभाव के अंतर्मुखी व्यक्ति थे। ज़्यादा बोलते या बतियाते नहीं थे, पर उनकी कसर माँ जी पूरी कर देती थी। माँ जी जरा तेज तरार थी। सारा दिन बकझक करना उनकी आदत थी। ननद निशी एक प्यारी सी हंसमुख लड़की थी। उसकी हम उम्र थी। माँ जी हर बात में नुक्ता निकाल कर के बोलने का कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी, पर उनकी इस आदत पर ना कोई ध्यान देता था और ना उनकी बातों को गंभीरता से लेता था। बाबूजी निरपेक्ष से बस हाँ हूँ करते रहते थे। 10 दिन बाद ही सूरज नौकरी पर वापस गया तो वह भी साथ चली गई थी। सूरज को कॉलेज के पास ही मकान मिला हुआ था। मीना ने सुघड़ हाथों से जल्दी ही अपनी गृहस्थी जमा ली। सूरज भी अपने पिता की ही तरह धीर गंभीर था। मीना कई बार सोचती कि एक ही परिवार में कैसा विरोधाभास है। कोई इतना बोलने वाला है और कोई इस कदर अंतर्मुखी। अभी उसकी शादी को 3 माह ही हुए थे कि सूरज को विश्वविद्यालय की ओर से 6 माह के प्रशिक्षण के लिए जर्मनी भेजने का प्रस्ताव हुआ। मीना भी बहुत खुश थी। सूरज उसे बाहों में समेट कर बोला था, मीनू तुम्हारे कदम बड़े अच्छे पड़े। बड़े दिनों का अटका काम हो गया। 6 माह तुम माँ और बाबूजी के पास रह लेना, उनका भी बहू का चाव पूरा हो जाएगा। मीना जैसे आसमान से गिरी इस ओर तो उसने ध्यान ही नहीं दिया था। अचानक उसकी आंखें भर आई और वह बोली, नहीं, मैं तुम्हारे बिना वहाँ अकेली नहीं रह सकती। मुझे भी अपने साथ ले चलो। नहीं नहीं मीनू, यह संभव नहीं है। मैं फेलोशिप पर जा रहा हूँ। वह हॉस्टल में रहकर
कुछ शोध कार्य करना है, तुम वहाँ कहाँ रहोगी? 6 माह का समय होता ही कितना है, पलक झपकते समय निकल जाएगा। फिर तो सब कुछ आनन फानन में हो गया। 1 माह के अंदर ही सूरज जर्मनी चला गया। उसे माँ जी और बाबूजी के पास छोड़ते समय वह बोला था, मीनू, माँ की जरा ज़्यादा बोलने की आदत है, वैसे दिल की वह साफ है, उनकी बातों को दिल पर ना लाना। क्या मजाल जो सास को किसी बात पर बोलने का सारा दिन बोलती हो गया तुम्हारा भाषण, तुम बस बाबूजी गुस्से से ही करती। अभी सिर्फ 7 बजे है और निशी को जाने में पूरा 1 घंटा बाकी है। माँ जी कुछ भी चुप रहो जी। वह माँ जी बोली, मुंह बंद ही रखती। बेटी को सिर चढ़ाया और बहू को माथे पर बिठा लो। मीना चुपचाप पराठे पर उनका छोटी छोटी बातों पर हिदायतें देना और मौन व्रत रखे तो मजा ही आ जाए। निशी ना होती तो उसका समय बीतना और मुश्किल हो जाता। निशी पर वही माँ जी सारा दिन बरसती ही रहती थी। कॉलेज से आने में लेती थी, जरा देर हो जाए तो उसे खींच कर जी आसमान कभी फिल्म दिखाने ले जाती, तो कभी खरीदारी के लिए दीवार देर घड़ी ने टन करके पर पहले बताया क्यों नहीं था तो आदि वह चौक पड़ी। अभी माँ जी को बोलने का बस भी करो, विषय मिल जाएगा। जरा सी देर क्या हो गई, सोचो में डूब मचा दिए। जल्दी से उठी कोई बच्ची नहीं हूँ जो निवृत्त हो जाऊंगी। रसोई में जाकर आजकल आटा गूंथने लग रही है। बाबूजी और देर हो जाती दोनों 8 बजे तो बोलने का बहाना निकल जाते थे। बेटी के बरसने पर माँ जी थोड़ी नरम पड़ जाती, हल्ला मचाने लगी, धीमे स्वर में भाभी बड़बड़ाने लगती, दो आज मेरा पहला घंटा है। माँ जी से मीना के कुछ बोलने से पहले ही माँ जी बोल पड़ी, जरा जल्दी उठ जाया करो बहू, अपने मैं तो गठिया के मारे रखने नहीं पाती हूँ, बिना सब बोले देर हो जाएगी। हम तो सास के उठने वह से पहले ही मुंह अंधेरे सारा काम देने लगे तो शायद माँ जी कयामत ही बर्पा कर दे। माँ जी और बाबूजी का दिल रखने के लिए ही तो वह यहाँ रह रही है, वरना क्या इतने दिन वह अपने मायके में नहीं रह सकती थी। बाबूजी और निशी चले गए, वह भी रसोई का काम निपटा कर नहा धोकर आराम कर रही थी। पड़ोस से कुंती की माँ आई हुई थी, वह चाय बनाने लगी। बाहर महरी ने टोकरे में बर्तन धोकर रखे थे, कांच का गिलास निकालने लगी तो जाने कैसे गिलास हाथ से छूटकर टूट गया। माँ जी बोल पड़ी, बहू ध्यान से बर्तन उठाया करो, महंगाई का जमाना है, इतने पैसे नहीं हैं जो रोज रोज गिलास खरीद सके। जब अपनी गृहस्थी जमाओगी तब पता चलेगा। बाहर वालों के सामने भी माँ जी चुप नहीं रह सकती। मीना की आंखों में क्रोध और क्षोभ के आंसू आ गए। चाय देकर वह अपने कमरे में आकर लेट गई। उसने कभी अपने माँ बाप की नहीं सुनी और यहाँ दिन रात माँ जी की उल्टी सीधी बातें सुननी पड़ती है। रात खाने के समय मीना ने देखा कि दही अभी ठीक से जमा नहीं है। माँ जी का बोलना फिर शुरू हो गया, तुमने बहुत ठंडे या बहुत गर्म दूध में खट्टा डाल दिया होगा, तभी तो नहीं जमा। दही अगर ध्यान से जमाती तो क्या अब तक दही जम न जाता। सूरज को तो दही बहुत पसंद है, पता नहीं तुम वहाँ भी दही ठीक से जमा पाती होगी या नहीं। बाबूजी बोल पड़े, ओहो, अब चुप भी रहोगी या बोलती ही जाओगी।
तरी वाली सब्जी है, दही बिना कौन सा पहाड़ टूट रहा है। तुम्हें खाना हो तो हलवाई से ले आता हूँ, बहू पर बेकार में क्यों नाराज हो रही हो। माँ जी खिसिया कर बोली, लो और सुनो, बाप और बेटी पहले ही एक और थे, अब बहू को और शामिल कर लो। गूट में मीना शर्म से गड़ी जा रही थी। माँ जी के तो मुंह में जो आया बोलने लगती है, किसी का लिहाज नहीं। खाना खाकर वह कमरे में आई तो उसके मन में क्रोध भरा था। अब वह यहाँ हरगिज नहीं रह सकती। 2 माह जैसे तैसे काट लिए हैं, पर अब और नहीं रहा जाता। उसकी सहन शक्ति अब खत्म हो गई है। हर बात में टोका टोकी, भाषणबाजी, आखिर कहाँ तक सुन सकती है वह। कभी कपड़ों में नील कम है तो कभी बैगन ठीक से नहीं भुने हैं, कभी चाय में पत्ती ज़्यादा है तो कभी सब्जी में नमक कम। बिना वजह छोटी छोटी बातों में लंबा चौड़ा भाषण झाड़ देती है। बर्दाश्त की भी हद होती है। अब वह यहाँ और नहीं रहेगी। वह उठकर भैया को खत लिखने लगी। मायके में जाकर सूरज को भी पत्र डाल देगी कि भैया लेने आ गए थे, सो उनके साथ जाना पड़ा। उसे सुबह माँ जी की आवाज़ कानों में पड़ी, उठो बहू, सुबह हो गई है। वह उठने लगी तो उसे अचानक चक्कर सा आ गया। उसने उठने की कोशिश की तो कमजोरी के कारण उठा ना गया। हल्की झुरझुरी सी चढ़ रही थी, सारा बदन टूट रहा था। वह फिर लेट गई और बोली, माँ जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? यह कहती माँ जी उसके कमरे में आ गई। माथे पर हाथ रखा तो वह चौंक गई। उनके मुंह से हल्की सी चीख निकल गई, अरे तुम्हारा माथा तो भट्ठी सा तप रहा है। बहू फिर वही से वह चिल्लाई, सुनो जी जरा जल्दी इधर आओ, अब क्या आफत है। बाबूजी भुनभुनाते हुए कमरे में आ गए। बहू को तेज बुखार है, जल्दी से जरा डॉक्टर को बुला लाओ। बाबूजी तुरंत कपड़े पहनकर डॉक्टर को लेने चले गए। माँ जी मीना के सिरहाने बैठकर उसका माथा दबाने लगी। ठंडे ठंडे हाथों का हल्का हल्का दबाव मीना को बड़ा भला लग रहा था। कुछ ही देर में बाबूजी डॉक्टर को लेकर आ गए। डॉक्टर मीना की अच्छी तरह जांच करके बोले, दवाएं मैंने लिख दी है, इस हालत में अधिक तेज कैप्सूल तो दिए नहीं जा सकते। किस हालत में? माँ जी पूछ बैठी। यह गर्भवती है। डॉक्टर बोला, बुखार ठंड से चढ़ा है, तुलसी अदरक की चाय भी पिलाती रहे, 2-1 दिन में बुखार उतर जाएगा। माँ जी के आगे एक नया रहस्य खुला। मीना ने तो इस बारे में उन्हें बताया ही नहीं था। वह बड़बड़ाने लगी, अजीब लड़की है यह। अरे मैं सास सही, पर सास भी माँ होती है। मैं तो इससे सारा काम कराती रही और इसने कभी बताया तक नहीं कि कुछ खास खाने का मन कर रहा है। ये आजकल की बहुएं भी बस घूनी होती है। एक हमारा ज़माना था, हमें बाद में पता चलता था और सास को पहले से ही खबर हो जाती थी। अब बताओ, मैंने तो कभी इससे यह भी नहीं पूछा कि क्या खाने की इच्छा है, तो अब पूछ लेना, काफ़ी वक्त पड़ा है। इस समय बहू को सोने दो, बाबूजी बोले और कमरे से बाहर चले गए। रात माँ जी अपनी खाट मीना के कमरे में ही ले आई। रसोई का काम निशी को सौंप दिया था, इसलिए अब माँ जी का आक्रोश उस पर बरसता। इतनी बड़ी हो गई है पर खाना बनाने की अकल नहीं आई। गोभी में पानी तैर रहा है और दाल इतनी गाढ़ी है कि गुठलियाँ बन गई है। 10 बार कहा है कि जरा अपनी भाभी के साथ हाथ बटाया करो, कुछ सीख जाओगी, पर ओहो माँ, शुरू हो गई तुम। एक तो खाना बनाओ, ऊपर से तुम्हारा भाषण सुनो।
मुझसे खाना बनवाना है तो चुपचाप खा लिया करो, वरना खुद करो। माँ जी बड़बड़ाने लगी, इन बच्चों को तो समझाना भी मुश्किल है। माँ जी 2-2 घंटे बाद अदरक सौंफ वाला दूध लेकर मीना के पास आ जाती, खुद अपने हाथों से उसे दवा देती। रात भर माथा छू छू कर उसका बुखार देखती। अपने प्रति माँ जी को इतना चिंतित देख मीना हैरान थी। बड़ बोली, माँ जी के अंदर उसकी इतनी फिक्र है और उसके प्रति इतना प्रेम है, आज तक कहाँ समझ पाई थी वह तो माँ जी के बोलने और टोकने पर ही सदा खींचती रही। मीना 4-5 दिन बुखार की चपेट में रही। माँ जी बराबर उसके सिरहाने बनी रही। उसे दवा, दूध, चाय, खिचड़ी आदि सब अपने हाथ से देती थी। कई बार मीना को लगता जैसे उसकी माँ ही सिरहाने बैठी है। उसका बुखार उतर गया था, पर माँ जी उसे अभी जमीन पर पाँव नहीं रखने देती थी कि कहीं कमजोरी से दोबारा बुखार न चढ़ जाए। दोपहर पड़ोस से रम्मो चाची उसका हाल पूछने आई थी। उसके माथे पर हाथ रखकर बोली, माथा तो ठंडा पड़ा है, बुखार तो नहीं है। मीना ने जवाब दिया, हाँ, अब कल से बुखार नहीं है। बाद में माँ जी और रम्मो चाची बाहर आंगन में बैठकर बातें करने लगी। रम्मो चाची बोली, आजकल की बहुएं भी फूल सी नाजुक होती है। हम भी तो इस भरी सर्दी में काम करते हैं, पर हमें तो कभी ताप नहीं चढ़ता। ये तो बस छुई मुई सी है। फिर फुसफुसा कर बोली, अरे बहू को बुखार भी है या यूं ही बहाना किए पड़ी है? आजकल की बहुएं तो तुम जानो ऐसी ही होती है। तभी माँ जी का तीव्र स्वर सुनाई दिया, बस बस रम्मो, तुम्हारा दिमाग भी कभी सीधी राह पर नहीं चला। तुमने कभी अपनी बहुओं के दुख दर्द को समझा नहीं। तुम्हें तो सब कुछ बहाना लगता है। यह मत भूलो कि बहुएं भी हाड़ मांस की बनी है। मैंने तो मीना और निसी में कभी फर्क नहीं माना है। तुम भी अगर यह बात समझ लो तो तुम्हारे घर की रोज की चकचक खत्म हो जाए। रम्मो चाची खिसियानी सी हो गई, मैंने जरा सा क्या बोला, तुमने तो पूरी रामायण सुना दी। यूं ही बात से बात निकली थी तो मैं बोल पड़ी थी, आज तो बोल दिया। आगे से मेरी बहू के बारे में यूं न बोलना। माँ जी के अंदर अब भी आक्रोश था। मीना लेटी लेटी हैरानी से माँ जी की बातें सुन रही थी। सचमुच वह माँ जी को जान ही कहाँ पाई। सूरज ठीक ही कहते थे, मुंह से माँ जी चाहे बकझक कर ले, पर मन तो उनका साफ पानी सा निर्मल है। इस बीमारी में उन्होंने उसका जितना ख्याल रखा, उसकी अपनी माँ भी शायद इस तरह न रख पाती। और फिर माँ जी सिर्फ उसी को तो नहीं बोलती, निसी और बाबूजी भी माँ जी की टोका टोकी से कहाँ बच पाते हैं। यह तो माँ जी का स्वभाव ही है। वैसे इस उम्र में आकर औरतें अक्सर इस स्वभाव की हो ही जाती है। उसकी माँ भी तो कितना बोलती है, पर फर्क सिर्फ यह है कि वह माँ है और यह सास है। उनका कहा वह इस कान से सुनकर उस कान से निकाल देती थी और सासू माँ का कहा गांठ बांध कर रख लेती है। अभी तक उसने सिक्के के एक ही पहलू को देखा था, दूसरा पहलू तो अब देखने को मिला जिसमें ममता और प्रेम भरा है। मीना उठी, मेज पर रखे भैया को लिखे खत को उठाया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। मायके जाने का विचार उसने छोड़ दिया। सूरज के आने तक वह माँ जी के साथ ही रहेगी। माँ जी का दूसरा ममता पूर्ण और करुणामय रूप देखकर अब इस घर से जाने की इच्छा ही नहीं उसे, और वह नहीं गई।
और वह उस दिन से अपनी सास का पूरी तरह ख्याल रखने लगी और सास की हर तीखी बात को वह पूरी तरह हंसी में लेकर भूल जाती थी। सास कितना भी तीखा बोल दे वह हंस जाती थी। इसी तरह वह अपने पति का इंतज़ार करती रही। 6 महीने बाद उसका पति आया और अपने माता पिता को वह बहन को अच्छी तरह से समझा बुझाकर उसे घर में रहने को कहा और अपने पत्नी को साथ लेकर चले गए और खुशी खुशी ज़िंदगी बिताने लगे। अगर कोई पत्नी अपने पति की बात को मानकर चलती है तो पारिवारिक रिश्ता मजबूत होती है। हाँ, तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करेंगे और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल यानी कहानी की दुनिया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।